हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीड लेवल 1 व रीड लेवल 2 के लिए शिक्षण विद्या व शिक्षण शास्त्र, जिसमें दोस्तों भाषाई कौशल अपने पूरे हो गए थे। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, जो रीड लेवल फर्स्ट व सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो है पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि है इसे दोस्तों मातृ विधि भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? मातृ विधि भी कहा जाता है। किसको? प्रत्यक्ष विधि को मातृ विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, इसके जनक की बात करें तो पामेर या फ्रीज है। कौन दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है? पामेर या फ्रीज। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि का जो उपनाम पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मातृ विधि। कौन सी दोस्तों? मातृ विधि के नाम से भी प्रत्यक्ष विधि को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों जनक की बात करें तो जनक है पामेर एंड फ्रीज। ठीक है, पामेर एंड फ्रीज। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों विद्यार्थियों में भाषाई कौशलों का विकास करना होता है। क्या दोस्तों? जो भाषा शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी में जो चार ही कौशल, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्या करना है? विकास करना है। यार ये विकास किससे होता है दोस्तों? भाषा शिक्षण से। ठीक है दोस्तों, किससे होता है दोस्तों? भाषा शिक्षण से। इसलिए भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी में भाषाई कौशलों का विकास करना। और भाषाई कौशल कौन से है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुब्बोपली ट्रिक बताई थी मैंने आपको, सुब्बोपली, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यह है नवीन विधि है। कौन सी? जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, ये क्या है? नवीन विधि है। क्या है दोस्तों? नवीन विधि है। ठीक है, ध्यान रखना। जो प्रत्यक्ष विधि क्या है दोस्तों? नवीन विधि है। कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए ये उपयोगी है। जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, ये कुशाग्र बुद्धि के जो बालक है उनके लिए ये क्या है? उपयोगी है। यानी तेज बुद्धि वाले दोस्तों प्रत्यक्ष विधि को जल्दी से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति 19वीं सदी में फ्रांस के यूरोप में हुई थी। क्या दोस्तों? जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति 19वीं सदी में फ्रांस के यूरोप में हुई थी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो ये विधियाँ होती है उनमें एक तो जनक मेन होता है और इनके जो गुण होते हैं वो मेन होता है। जो उद्देश्य इसका क्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन पे ज़्यादा फोकस आप करें। सन पूछने के चांस इसमें नहीं है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ पूछ रहे हैं तो उसमें सन नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सन पूछेंगे तो उसका जो पर्पज है वो ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा फोकस एक तो जनक और इसके गुण व दोष पर रखें। ठीक है, और क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, पामेर और फ्रीज ने प्रत्यक्ष विधि को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का सफल शिक्षण किया था। पामेर एंड फ्रीज ने प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का क्या क्या सफल परीक्षण किया था। ध्यान रखना दोस्तों, पामेर एंड फ्रीज ने सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि है इससे अंग्रेजी भाषा का सफल परीक्षण किया था या सफल शिक्षण किया था। ध्यान रखना। अतः प्रत्यक्ष विधि का जनक पामेर एंड फ्रीज को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अतः प्रत्यक्ष विधि का जनक किसे माना जाता है? पामेर एंड फ्रीज को। ठीक है दोस्तों, भारत में अत्यंत विरोध के बाद इस विधि का आगमन 1908 में 3 महानगरों में हुआ था। जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, इसका अत्यंत विरोध हुआ, उसके बाद भी इस विधि का आगमन 1908 में 3 महानगरों में हुआ। कौन? जो दोस्तों 1908 में जो यह विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसका 3 महानगरों में आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई। कोलकाता में टिपिंग के माध्यम से हुआ आगमन, मुंबई में फ्रीजर के माध्यम से हुआ और चेन्नई में एड्स एवं श्रीनिवासन अयंगर के माध्यम से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं।
एलपी स्टोन हाई स्कूल मुंबई के प्रोफेसर बोपी बोकिल ने सन 1920 में संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है? प्रोफेसर बोपी बोकिल, ध्यान रखना। और प्रयोग कब किया? 1920 में, ध्यान रखना। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एलपी स्टोन के हाई स्कूल मुंबई के प्रोफेसर बोपी बोकिल ने सन 1920 में संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? बोपी बोकिल ने। तो संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है दोस्तों? बोपी बोकिल, ध्यान रखना। और बोपी बोकिल ने अपनी पुस्तक न्यू अप्रोच टू संस्कृत में इस विधि का विवरण दिया। ध्यान रखना, बोपी बोकिल की पुस्तक क्या है? न्यू अप्रोच टू संस्कृत में इस विधि का विवरण दिया था। ठीक है। अतः संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि के जनक प्रोफेसर बोपी बोकिल है। कौन है दोस्तों? बोपी बोकिल है। ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है? बोपी बोकिल। प्रत्यक्ष विधि के आधारभूत दो कौशल है। कौन कौन से? सुनना व बोलना। क्या दोस्तों? जो प्रत्यक्ष विधि, इसके जो आधारभूत जो कौशल है दोस्तों, उनमें दो कौशल है, सुनना व बोलना। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि के कितने आधारभूत कौशल है? दो। कौन कौन से? सुनना व बोलना। ठीक है दोस्तों। इस विधि का मानना है कि जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा को सुनकर सरलता से सीख जाता है, उसी प्रकार नवीन भाषा को सुनकर सीख जाएगा। क्या दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि क्या मानती है कि जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा को सुनकर सरलता से सीख जाता है, उसी प्रकार नवीन भाषा यानी अंग्रेजी, नवीन भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ध्यान रखना, नवीन भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को भी बालक क्या करेगा? सुनकर सीख जाएगा। ये है इसका अर्थ। ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है कि जिस प्रकार मातृभाषा को बालक सुनकर सीख जाता है, यानी मातृभाषा को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही सीखकर सीख जाता है, उसी प्रकार नवीन भाषा को भी बालक क्या करेगा? सुनकर सीख जाएगा। अतः अध्यापक कक्षा में सीधे उसी भाषा का प्रयोग करता है जिस भाषा को वह सिखाना चाहते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। किससे दोस्तों? यानी कि जो ये विधि होती है, इसमें क्या कि अध्यापक क्या करता है? कक्षा में उसी भाषा का प्रयोग करता है जिस भाषा को वो सिखाना चाहते हैं। जैसे अध्यापक अंग्रेजी भाषा को सिखाना चाहता है, तो फिर कक्षा में वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेगा, हिंदी का नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि में अध्यापक उसी भाषा का प्रयोग करेगा जिस भाषा को वो सिखाना चाहता है। तो जैसे संस्कृत को सिखाना चाहता है तो संस्कृत का प्रयोग करेगा, और अंग्रेजी को सिखाना चाहता है तो अंग्रेजी का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। ध्यान रखना। फिर दोस्तों, अध्यापक कक्षा में नवीन भाषा यानी भाषा टू अंग्रेजी के छोटे छोटे पदों को बोलते हैं। यानी कि अध्यापक क्या करता है? कक्षा में नवीन भाषा यानी अंग्रेजी के जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे पद होते हैं, उनको वो बोलते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जिन पदों को वह बोलते हैं उन्हें सहायक सामग्री के माध्यम से वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर जैसे अध्यापक लिखते हैं कलम को दिखाते हुए कि दिस इज ए पेन। क्या दोस्तों? क्या लिखते हैं श्यामपट पर? दिस इज ए पेन। जिन पदों को वह सहायक सामग्री के माध्यम से वह स्पष्ट नहीं कर पाते, उन्हें हाव भाव एवं नाटकीय अभिनय करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो ये जैसे कलम को दिखाते हुए अध्यापक श्यामपट पर क्या लिखता है कि दिस इज पेन, तो सहायक सामग्री क्या हो गए? पेन। उसको लिखते हुए ये वाक्य उसमें लिखेगा। किसमें? श्यामपट में। क्योंकि अंग्रेजी भाषा सिखा रहा है तो अंग्रेजी का वाक्य वो लिखेगा। ठीक है दोस्तों। और जो सहायक सामग्री के माध्यम से नहीं समझाया जाता, उन्हें हाव भाव एवं नाटकीय अभिनय करते हुए उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और जब अध्यापक सभी पदों को बोल देते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे उन्हें पदों को बोलने का आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों।
जब अध्यापक सभी पदों को बोल देते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे ही उन्हें उन पदों को बोलने का क्या करते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ये ध्यान रखना। जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों उसमें मातृभाषा यानी हिंदी भाषा का प्रयोग करना क्या वर्जित है, ध्यान रखना दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करना वर्जित है यानी मनाही है। प्रत्यक्ष विधि में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जा सकता है, यानी कि नवीन भाषा अंग्रेजी यानी भाषा 2 का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि किस भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो होगी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी जैसे चाहे शुद्ध अशुद्ध बोल सकता है किंतु बोलना उसे नवीन भाषा में ही है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी चाहे जैसे वो शुद्ध बोले या अशुद्ध बोले लेकिन उसे बोलना कौन सी भाषा है, नवीन भाषा यानी अंग्रेजी भाषा ही उसको बोलना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्रत्यक्ष विधि में अंग्रेजी भाषा को पढ़ना सिखाया जाता है। अब दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है इसे मौखिक विधि, वार्तालाप विधि भी कहा जाता है और इसे निर्बाध पद्धति, सुगम विधि, प्राकृतिक विधि या संभाषण विधि भी कहा जाता है। जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों कि किस विधि को निर्बाध पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, अर्थात तो इस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन कि किस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। ध्यान रखना दोस्तों, किस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थी शुद्ध व अशुद्ध बोलते बोलते बिना किसी बाधा के नवीन भाषा को बोलना सीख जाते हैं। नवीन भाषा कौन सी दोस्तों, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं नवीन भाषा। ठीक है दोस्तों, अतः इस विधि को निर्बाध पद्धति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी बाधा के बालक शुद्ध व अशुद्ध बोलते बोलते नवीन भाषा को सीख जाता है, इसलिए इसे निर्बाध पद्धति भी कहा जाता है। अतः प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि या पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब विद्यार्थी नवीन भाषा को सुनना और बोलना सीख जाता है तो फिर उसे पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, जब विद्यार्थी नवीन भाषा यानी अंग्रेजी को सुनना व बोलना सीख जाता है तो फिर उसे पढ़ना व लिखना सिखाया जाता है। अर्थात इस विधि में भाषाई कौशलों का विकास सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखने के रूप में होता है। किस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है दोस्तों, यानी जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, यानी मनोवैज्ञानिक क्रम है सुब्बोपली, उसके आधार पर। ठीक है, जो बालक की प्रकृति पर आधारित मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अतः इस विधि को प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। किसे, जो प्रत्यक्ष विधि से प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भाषाई कौशलों का विकास होता है वो क्रमबद्ध रूप से होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक कहा जाता है। बालक सीधे अध्यापक के समान भाषा का ही प्रयोग एवं नवीन भाषा को सीखने के लिए करता है, अतः इसे प्रत्यक्ष विधि या संभाषण विधि भी कहते हैं। क्या दोस्तों, बालक सीधे अध्यापक के समान भाषा का ही प्रयोग एवं नवीन भाषा को सीखने के लिए करता है, तो इसे प्रत्यक्ष विधि, संभाषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बालक सीधे जो अध्यापक जिस प्रकार भाषा का प्रयोग करता है उसी प्रकार बालक भी नवीन भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, अतः इसे प्रत्यक्ष विधि या संभाषण विधि भी कहा जाता है। नवीन भाषा सिखाने की वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि प्रत्यक्ष विधि है। नवीन भाषा यानी अंग्रेजी को सिखाने वाली सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में सर्वाधिक अंग्रेजी सिखाने वाली विधि कौन सी है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि। यानी कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। किसको, नवीन भाषा को सिखाने में, यानी अंग्रेजी भाषा को सिखाने में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है,
अंग्रेजी भाषा के विद्यालयों में नवीन भाषा सिखाने के लिए वर्तमान में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल होते हैं उसमें अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि का स्थान प्रत्यक्ष विधि ने पूरी तरह से ले लिया है। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष विधि ने किस विधि का स्थान लिया है? व्याकरण अनुवाद विधि का स्थान लिया है। ठीक है। फिर दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, इसके क्या क्या गुण है? तो यह भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी? एक तो यह जो प्रत्यक्ष विधि है भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है। बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि होती है। कौन सी दोस्तों? जो प्रत्यक्ष विधि है एक तो बालक केंद्रित है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो क्वेश्चन कैसे से पूछते हैं कि निम्नलिखित में से जो प्रत्यक्ष विधि है उसका कौन सा गुण है? तो इसमें जो अधिकतर मनोवैज्ञानिक के कथन ज़्यादा देते हैं, यानी कि एक तो बाल केंद्रित है और जो मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी जो बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित विधि होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिस विधि में सर्वाधिक बालक को सिखाने पर बल देती है वो बाल केंद्रित होती है, और जो बाल केंद्रित होती है वो विधि हमेशा मनोवैज्ञानिक होती है। ध्यान रखना, जो विधि बाल केंद्रित होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है, और ये मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। नवीन भाषा को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? प्रत्यक्ष विधि नवीन भाषा को सिखाने की क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान रखना, नवीन भाषा को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। भाषा की अथवा भाषाई कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण की अथवा भाषाई कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों। ठीक है। इसमें यानी कि जो बालक पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर और लिखना सीखता है, इसलिए इसमें जो भाषाई कौशलों का विकास प्रत्यक्ष विधि से मनोवैज्ञानिक क्रम के रूप में होता है। नवीन भाषा सीखने की अत्यंत सरल विधि, इसलिए इसे सुगम विधि कहते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा को सिखाने की सरल विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, इसलिए इसे सुगम विधि भी कहा जाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है। कौन सी विधि दोस्तों? जो प्रत्यक्ष विधि है यह प्राथमिक स्तर पर क्या होती है? उपयोगी होती है। ध्यान रखना, यह दोस्तों अत्यंत ही रोचक विधि होती है, क्योंकि इसमें सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। रोचक क्यों होती है? क्योंकि इसमें सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये उपयोगी होती है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा दोस्तों प्रतिभाशाली बालक ही सीख पाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसलिए यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। कौन से? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में विद्यार्थी सरलता से नवीन भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें विद्यार्थी क्या करता है? सरलता से नवीन भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बालक क्या करते हैं? जो अध्यापक बोलते हैं उनको बालक क्या करते हैं? सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो सुनते सुनते उस नवीन भाषा को क्या कर लेता है? धीरे धीरे सीख जाता है। व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये भी इसका गुण है कि इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका पर्पज बालकों को नवीन भाषा सिखाना होता है, यानी कि धीरे धीरे वो उन अशुद्धियों को शुद्ध करके धीरे धीरे नवीन भाषा वो बोलना सीख जाता है। ठीक है, अतः छात्रों को मनोबल बढ़ जाता है। जो यानी कि व्याकरण संबंधी अशुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इससे क्या होता है कि बालकों का जो मनोबल होता है बोलने का वो बढ़ जाता है, और बिना बाधा के वो नवीन भाषा सीख जाता है। इसलिए इसे निर्बाध विधि भी कहा जाता है। किसे? प्रत्यक्ष विधि को। एक साथ अधिक भाषा को सिखाने का बाध्य नहीं होता इसमें, यानी कि एक साथ अधिक भाषाओं को सीखने का बाध्य नहीं होता है या बंधन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक साथ अधिक भाषाओं को सिखाने का बंधन इसमें नहीं होता। ऐसा नहीं कि बालक को एक साथ बहुत सारी भाषाएं सिखाई, ज़रूरी नहीं है इसमें, यानी कि एक बार में एक भाषा भी सिखाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अध्यापक के जैसे अंग्रेजी सिखा रहा था तो वो क्या करता है? सिर्फ अंग्रेजी सिखाएगा। ठीक है, उसको कोई बंधन नहीं है कि वो एक से ज़्यादा भाषाएं सिखाए। विद्यार्थियों को बहुत अधिक क्रियाओं को करने में आवश्यकता नहीं होती इसमें, यानी कि विद्यार्थियों को एक से अधिक क्रियाओं को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है उसके दोष। ठीक है,
तो दोस्तों जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या दोस्तों, जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती है। खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें दोस्तों सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सहायक सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाता है और अनिवार्य है, इसलिए यह खर्चीली विधि है। विद्यार्थियों में अनुवाद करने की कला का विकास नहीं हो पाता। क्या दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य भाषा को बोलना सिखाना होता है, नवीन भाषा को, इसलिए उसमें अनुवाद करने की क्षमता या कला का विकास नहीं हो पाता है। बालक नवीन भाषा को सरलता से सुनना और बोलना तो सीख जाता है, लेकिन लिखना व पढ़ना नहीं सीख पाता, ये इसकी कमी है। जो नवीन भाषा है उसको सुनना और बोलना तो सीख जाता है, लेकिन लिखना और पढ़ना नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए। ठीक है। फिर है, विद्यालय में अध्यापक को बहुत अधिक क्रियाएं करनी होती है, अतः इस विधि से शिक्षण करने में कम रुचि लेते हैं अध्यापक। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में अध्यापक को बहुत अधिक क्रियाएं करनी होती है, इसलिए अतः अध्यापक इस विधि में शिक्षण कराने में रुचि नहीं लेते या कम रुचि लेते हैं। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी के कथन इस प्रत्यक्ष विधि के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, यह कथन किस विधि पर लागू होता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष विधि पर। ठीक है दोस्तों, उच्च स्तर पर इस शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका प्रयोग उच्च स्तर पर नहीं किया जाता है। कमजोर बच्चों के लिए यह विधि अनुपयोगी है या उपयोगी नहीं है। ठीक है। भारत में मानसिक रूप से अंग्रेज तैयार होते हैं इस विधि से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि किस विधि द्वारा मानसिक तौर पर अंग्रेज तैयार होते हैं, यानी कि अंग्रेजी सिखाई जाती, इसलिए यह कथन कहा गया। तो प्रत्यक्ष विधि से अंग्रेज तैयार किए जाते हैं। ठीक है। मुख्य लक्ष्य इस विधि का शिक्षार्थी में भाषा व्यवहार में दक्षता प्रदान करना। मुख्य लक्ष्य क्या है का? शिक्षार्थी में भाषाई व्यवहार में दक्षता प्रदान करना इस विधि का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी प्रत्यक्ष विधि। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।